नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। आइए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं चंद अभिप्रेरित करने वाली लाइनों के साथ। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं क्या पढ़ना है हमें आज इस क्लास में। तो आपने इस थंबनेल में देखा ही होगा कि हम एमपीजी के शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी क्या शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट था वो हम कंप्लीट करा चुके हैं अपने चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है, तो आप उसको भी देखें। और अभी हम शुरू कर रहे हैं क्या, ज्योग्राफी यानी कि मध्य प्रदेश का भूगोल। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास है, इसलिए हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल मैं ज्यादा करूंगा। तो आइए देखें क्या कुछ है इस क्लास में। सबसे पहले पहली ये क्लास है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या कि दूसरी जो भी परीक्षाएं हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष एक एग्जाम के लिए फोकस्ड है। मैं भी आपको आगे जैसे जैसे मेरी क्लास आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी भी तरह का जो एग्जाम होता है जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन मोस्टली जो क्लासेस थी हमारी और आगे भी ज्यादातर फोकस क्या रहता है कि राज्य सेवा परीक्षा, जो कि सबसे बड़ी राज्य स्तर की परीक्षा है, उसकी बातें मैं ज्यादा करता हूँ, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जहां एमपी आता है वहां पर ये काम की क्लास नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा इसको। आपको मैं भी सिलेबस बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक वाइज ये क्लास रहेगी। तो यदि आपकी सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में, मध्य प्रदेश भूगोल के पाठ्यक्रम पर। पूरा जो मध्य प्रदेश स्तर पर जो भी चीजें आती हैं उसका पूरा सिलेबस नहीं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं एमपीपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है उसको आधार बनाऊंगा। लेकिन एमपी के ज्योग्राफी में पढ़ा क्या क्या जाता है वो पूरी बात बताऊंगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। जो चीजें नहीं लिखी किसी सिलेबस में उसको भी हम कवर करेंगे। तो एक आधार के तौर पर हमारे पास ये लोक सेवा आयोग ने जो सिलेबस दे रखा है आपकी राज्य सेवा परीक्षा के लिए वो रखा हुआ है। इसकी जो क्रमबद्धता है वो मुझे ठीक नहीं लगती है ना। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए दो मतलब तरीके होते हैं, एक क्रमबद्ध उपागम होता है और एक आपका प्रादेशिक उपागम होता है। एक्चुअली भूगोल को पढ़ने के तरीके हैं। तो क्रमबद्ध उपागम का मतलब क्या, अप्रोच, उपागम मतलब अप्रोच होता है। तो किस अप्रोच से हम पढ़ें, तो क्रमबद्ध उपागम जो है मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं कि आप क्रम से पढ़ते हैं तो आपको जब पीछे की जानकारियां हो जाती है तो आगे की जानकारी, आगे के कॉन्सेप्ट, आगे की अवधारणाएं अपने आप क्लियर हो जाती हैं, राइट। तो हमें क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो सिलेबस दे रखा है, देखो सीधे ही इसने क्या दे दिया है, वन दे दिया है। लेकिन वन को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जलवायु के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए जलवायु के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये जलवायु कहां दे रखा है, दूसरे बिंदु पर। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि हर टॉपिक के पहले कुछ उसकी पृष्ठभूमि होती है, कुछ जानकारियां आपको पहले से हो तो वो टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आता है, राइट। क्योंकि वन वर्षा पर आधारित होते हैं, इसलिए जलवायु का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। तो ये क्रमबद्धता क्या दे रखी है, इससे आपको बहुत मतलब नहीं है। जैसे ज्योग्राफी एक विषय को कैसे पढ़ा जाता है उस क्रमबद्धता को मैं आपके सामने बताता हूं, उसको आपको ध्यान से नोट भी कर लेना है, राइट। तो ये तो एक्चुअली प्रीलिम्स का सिलेबस है। कुछ बातें प्रीलिम्स में छोड़ रखी है उन्होंने, तो उसको कवर किया है कहां पर, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, राइट। तो कहीं ना कहीं बिंदु जो है हमारे ज्योग्राफी का जो पार्ट है एमपी का, उसके सारे कवर होते हैं, बट कुछ प्री में है और कुछ मेंस में है। कुछ अंतर के लिए मैं बता दूं तो जैसे यहां पर आप ऊर्जा वाली बात नहीं देख पा रहे होंगे, और इसमें प्रीलिम्स में इसने कहीं ऊर्जा की भी बात कर रखी है, नहीं कर रखी, अच्छा कोई बात नहीं, ऊर्जा तो इसने लिखा ही नहीं है, राइट। ये लिखा है मेंस में, लिखा है प्रीलिम्स में नहीं लिखा, राइट। ये मुद्दा है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो प्रीलिम्स में है और मेंस में नहीं है, आपको ये चीजें देखनी होती है। तो हमको क्या है, पूरा कवर करना है। लेकिन अब कैसे कवर करना है, मैं एक एक पॉइंट्स लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि हम क्यों आगे पढ़ रहे हैं, फिर इसको क्यों बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो देखो हमारा जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसको हमें कैसे कंप्लीट करना है मैं ये सिखा रहा हूं आपको। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है सिलेबस को जानना।
विद्यार्थी सीधे रटना शुरू कर देते, कोई भी टॉपिक उठाए कहीं से भी कुछ भी चालू कर देते। बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। आपको सर्वप्रथम किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम समझना आवश्यक होता है। देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए कि किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने सिलेबस में क्या देखा, टॉपिक्स देख लिए, लेकिन अब टॉपिक मान लो उसमें लिखा है मृदा, पर आपको थोड़ी ना पता है कि मृदा कितने डीप में वो पूछ रहा है। कुछ टॉपिक ऊपर ऊपर के पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक काफी गहराई पर चला जाता है आयोग या कि कोई भी एजेंसी जो एग्जाम लेती है। तो आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए थोड़ा सा तैयारी के पहले, कुछ पढ़ने के पहले। तो पहले पाठ्यक्रम देखें आप, देन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर्स हैं उनको देखना चाहिए, और फिर आपको अपना जो कंटेंट है वो पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं सिलेबस आपको सिखा रहा हूं, कंटेंट तो पढ़ाऊंगा ही। तो सबसे पहली जो बात होती है, चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ें या मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ें, चाहे आप अपने जिले का पढ़ें, संभाग का पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, उसमें आपको एक जानना चाहिए बेसिक परिचय जो होता है। एक सामान्य परिचय आपको देखना चाहिए कि वो जो प्रदेश है, या आप जिले को पढ़ रहे हैं या भारत को पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट को पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एक बेसिक इंट्रो पता होना चाहिए कि हम ज्योग्राफी तो शुरू कर रहे हैं, तो उसका ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन क्या है। सभी विषयों का इंट्रोडक्शन अलग अलग होगा। पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो पॉलिटी के रूप में इंट्रोडक्शन अलग हो जाएगा मध्य प्रदेश का, लेकिन ज्योग्राफी आप शुरू करें तो ज्योग्राफी का इंट्रो अलग हो जाएगा, राइट। तो इसमें सामान्य परिचय में हम ज्योग्राफिकल बात करते हैं, भौतिक बातें करते हैं, भौगोलिक बातें करते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, उसके उपनाम क्या क्या है, ऐसी बातें करते हैं। पॉलिटी में हम जो आपके राजनीतिक चिन्ह वगैरह होते हैं, है ना, जो सीमाएं होती हैं, उन सब की बात कर लेते हैं। तो ऐसा होता है आपका सामान्य परिचय। तो इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का विस्तार और उसकी स्थिति और जो उपनाम वगैरह हैं, और कुछ उसके आपकी जो राजधानियां वगैरह हैं, बहुत सारी मतलब अलग अलग सिटीज को अलग अलग राजधानियों के तौर पर बताया गया है। तो वो सारी बातें आज हम इसको आज की क्लास में ही कवर करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस बस डिस्कस नहीं करना है, इस क्लास में हमको कुछ जानकारी भी अर्जित करनी है। तो ये पहला बिंदु आपका होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी में, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, इसमें आप सामान्यतः चट्टान समझ सकते हैं। इसको क्या समझ सकते हैं, चट्टान समझ सकते हैं कि कैसी चट्टानें हैं, कैसी भूगर्भिक संरचना है उस प्रदेश की, पहले वह जान लें आप, तब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो आगे के टॉपिक्स हैं वो काफी कुछ क्लियर आपको समझ में आ जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक होना चाहिए आपका वह है भौतिक विभाजन होना चाहिए। राइट, किसका भौतिक विभाजन, यदि आप भारत पढ़ रहे हैं तो भारत का भौतिक विभाजन, यदि आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो हम मध्य प्रदेश को अलग अलग भौतिक इकाइयों में क्या करेंगे, बांटेंगे। भौतिक विभाजन का क्या मतलब होता है कि पर्वत, पठार, मैदान, ऐसी कई उच्चावच किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उनको पृथक पृथक करके हमको पढ़ना चाहिए। जैसे भारत में हम पर्वत पढ़ते हैं, मैदान पढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, रेगिस्तान पढ़ते हैं, द्वीपों को पढ़ते हैं। इतना ज्यादा तो एमपी में सब कुछ है नहीं, एमपी में तो द्वीप नहीं है, एमपी में तो आपका मैदान बहुत नहीं है, राइट, पर्वत हैं और पठार हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम विभाजित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा टॉपिक ये होना चाहिए, है ना। इसमें चट्टानों की बात जरूर आएगी, तो पहले ही चट्टान पढ़ लेंगे तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे कि कोई पठार है, कोई पर्वत है, किससे बना है, किन चट्टानों से बना है, उसकी भूगर्भिक संरचना क्या है, तो हम पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट। चौथी बात करें तो भौतिक विभाजन के बाद आपको इसमें आप ध्यान रखिएगा, भौतिक विभाजन में ही पर्वत प्लस पठार ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। आपके एमपी मैदान नहीं है, इसलिए हम मैदानों की बात नहीं करते हैं। यदि भारत आप पढ़ते तो यहाँ मैदान, द्वीप, मरुस्थल, जो जो चीजें होती अलग अलग भौतिक इकाइयां, उनको आप शामिल कर लेते, राइट। अगला टॉपिक, विभाजन के बाद नदियां पढ़ना चाहिए आपको। तो मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे। नदियों के साथ ही चूंकि आप नदी के बारे में जान लेंगे तो आपको सिंचाई और जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन सिंपल ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि कोई परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है, और या कि पूछ लिया जाता है कि वह किस स्थान पर बनी हुई है।
तो यदि आपको ज्ञान है कि कोई नदी कहां से बह रही है, किन किन जिलों से बह रही है, किस किस स्थान से होकर प्रवाह है उसका, तो आपको इजिली वो परियोजनाएं बन जाती हैं। तो जब साथ में पढ़ लेते हैं तो हमारा एक प्रकार से नदियों का रिवीजन हो जाता है। ठीक, तो नदी और नदी घाटी परियोजनाएं, सिंचाई की भी बातें करते हैं इसी के साथ हम लोग, है ना, नदी घाटी परियोजनाओं के साथ ही सिंचाई की भी बातें हम करते हैं, नदी घाटी परियोजना। देन क्या पढ़ना चाहिए, नदी के बाद हमको जलवायु पर आ जाना चाहिए। किस पर आ जाना चाहिए, जलवायु पर। किसकी जलवायु पढ़ेंगे, हम एमपी पढ़े हैं तो एमपी की जलवायु पढ़ेंगे, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो जलवायु पढ़ लेंगे। देन जलवायु के बाद जलवायु से जुड़ा हुआ सीधे टॉपिक होता है वन, है ना, वन या वनस्पति एवं, आप राष्ट्रीय उद्यान भी लिख लीजिए। आप सोचेंगे कि ये नहीं पढ़ाएंगे क्या, तो राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य वगैरह इसी में सब आ जाते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह इसी में सब पढ़ेंगे अपन। देन 7वां पॉइंट क्या होगा हमारा, मृदा या मिट्टी। तो देखो अब कैसे रिलेट करना है इनको। जब हमको जलवायु को पता चल जाएगा तो हमको वनों की जानकारी कहीं ना कहीं सरल हो जाएगी, क्योंकि वनों वर्षा के आधार पर ही वनों का वितरण होता है। ठीक है, तो ये काफी कॉन्सेप्ट हमारे इजी हो जाएंगे। और जब हम यहां पर देखिए भूगर्भिक संरचना पढ़ चुके होंगे, चट्टान पढ़ चुके होंगे, भौतिक विभाजन पढ़ चुके होंगे और जलवायु पढ़ चुके होंगे, तो वर्षा और चट्टानों पर ही निर्भर करती क्या, मिट्टी। तो हमको मिट्टी का कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। तो ये क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। ठीक, तो ये टॉपिक हो गए हमारे। 7वां क्या है, मृदा। देन हमको क्या पढ़ना चाहिए, अच्छा ये ध्यान रखना, ये एक्चुअली हमने भौतिक भूगोल कंप्लीट कर लिया है ना एमपी के दृष्टिकोण से। अभी हमको क्या आर्थिक भूगोल में चलना होता है। तो इसके बाद हमें कृषि पढ़ना चाहिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी देखना होता है ना। एंड देन आपको खनिज, एंड देन ऊर्जा। ये मुद्दे हैं, ये सारे आर्थिक भूगोल में है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता दूं तो देखो, भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं एक्चुअली, दो शाखाओं में बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, उसके अलावा समुद्र विज्ञान, ये मोस्ट आप पढ़ते हैं। भारत का भूगोल पढ़ेंगे इस दृष्टिकोण से आप बांट कर पढ़ेंगे, या विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे क्रमबद्ध रूप से। पहले भू आकृति विज्ञान में जो पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां ये सब होती हैं वो आप पढ़ लेंगे। देन आप फिर जलवायु विज्ञान में आते हैं। देन आप फिर महासागरीय विज्ञान या कि समुद्र विज्ञान उसको कहते हैं, ओसनोलॉजी, राइट, उसको पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया है, सामान्य परिचय को छोड़ दीजिए, तो चट्टाने हैं, पर्वत, पठार हैं, नदी है, ये यहां तक का इलाका आपका क्या हो गया, एक प्रकार से भूआकृतिक विज्ञान है। कैसा है, भूआकृतिक विज्ञान। मेंस के सिलेबस में एमपीपीएससी में ये लिखा भी ऐसा ही शब्द। भूआकृतिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है, तो उसने नदी लिख रखा है और ये विभाजन वाली बात लिख रखी है। ठीक, पर हमको बाकी की बातें भी देखना है। ठीक, तो ये होता है। फिर जलवायु, अब हमको विश्व का नहीं पढ़ना है, कितना ज्यादा बृहद रूप से हम पढ़ेंगे। विश्व में तो जलवायु एक टॉपिक, उस टॉपिक में भी 5 टॉपिक अलग अलग निकल कर आते हैं। ठीक है, सूर्य तप पढ़ना, वायुमंडल पढ़ना है, देन आपको जलवायु प्रदेश पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एक टॉपिक के रूप में छोटा सा जलवायु पढ़ना होता है, तो इसको ही हम मान लेते हैं जलवायु विज्ञान। समुद्र है नहीं चूंकि आपके यहाँ, तो हमको समुद्र विज्ञान पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से एक खंड कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या होता है, आर्थिक भूगोल, यानी कि आपने बांटा एक भौतिक भूगोल, उसकी शाखाएं क्या हो गई, भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान एंड समुद्र विज्ञान। फिर आए मानव भूगोल में, तो उसमें हम पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल, उसके अलावा सामाजिक भूगोल एंड देन प्रादेशिक भूगोल। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, कृषि और पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन, 5 टॉपिक, ये आर्थिक भूगोल के हिस्से होते हैं। किसके होते हैं, आर्थिक भूगोल के हिस्से होते हैं। देन जो जनांकिकी लिखा हुआ है ये आपका सामाजिक भूगोल होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक आप मान लीजिए, जनजातियां जो आप पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये जनांकिकी और जनजातियां, प्रजातियां जो होती हैं वो आपकी पढ़ी जाती है सामाजिक भूगोल में, राइट। प्रादेशिक भूगोल मतलब मैपिंग होता है, उसमें आपको यहां पर नहीं पढ़ना है। जब भारत का भूगोल पढ़िएगा या विश्व का, तो वहां पर आप पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया।
कि कैसे हम विश्व और भारत की भूगोल से कनेक्ट कर चुके हैं अपने एमपी के भूगोल को। ये रहेगी आपके टॉपिक्स की क्रमबद्धता। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, हालांकि ये आपको नोटेड मिल जाएगा। ये आपका पूरा उसी तरह से बातें लिखी हुई हैं। यहाँ के जो हिस्से हैं वो कैसे हिस्से हैं, यहाँ के हिस्से आपके भूआकृतिक विज्ञान के हैं, देन ये जलवायु विज्ञान है, और ये आप इसको पारिस्थितिकी भूगोल मान सकते हैं ना, उसकी एक शाखा है भौतिक भूगोल की, पारिस्थितिकी भूगोल। तो ये जो वन और मृदा है आप उसको ले सकते हैं। एंड देन ये है आपके आर्थिक भूगोल के टॉपिक, एंड देन ये है सामाजिक भूगोल के टॉपिक। तो ये रहेगी क्रमबद्धता हमारे क्लास को कंप्लीट करने की। इस व्यवस्था से आप पढ़ते हैं, एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। आधे घंटे में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, 2 घंटे में होगा तो 2 घंटे की बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन हम करेंगे क्या कि एक क्लास में एक टॉपिक। जो भी विद्यार्थी हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना सिलेबस उठाइए, उससे मैच कीजिए। कोई बात नहीं है उसमें शामिल तो आप उसको स्किप कर दीजिए, कोई बात शामिल है तो वो टॉपिक आप उठाकर पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल, असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे एग्जाम होने वाला 28 जनवरी से, तो आपके जो सिलेबस में सहायक प्राध्यापक की जो परीक्षा है उसमें क्या कुछ टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, सिलेबस एज इट इज कॉपी किया है लोक सेवा आयोग का उसने, लेकिन कुछ टॉपिक उसने बीच बीच में स्किप कर रखे हैं, तो आपको उनको छोड़ देना है, सीधे सीधे जो बातें हैं उनको पढ़ते रहना है, ठीक। तो चलिए, ये एक सामान्य समझ थी आपके पाठ्यक्रम की। अब हम एक टॉपिक को भी उठा लेते हैं। इतनी छोटी सी क्लास में थोड़ा सा मजा नहीं आता है मुझे। मेरी पीछे की क्लास भी आप देखेंगे तो लेंदी है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है। आप उनको लगातार देखें, एक बैठक में देखें, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सिर्फ पढ़ाना बस मेरा ध्येय नहीं है, आपको आपके विषय की समझ बताना भी मेरा ध्येय है। आप यदि उसको समझ गए तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं हर चीज, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। तो चलिए, ये रहा सिलेबस आपका। आगे का जो हमारा टॉपिक है आज का छोटा सा, वह है सामान्य परिचय। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश को जान लेते हैं, एक बेसिक बातें जान लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कहाँ हमारा मध्य प्रदेश स्थित है, दुनिया में कहाँ पर, उसके बाद भारत में कहाँ पर, और मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, ऐसी सारी बातें हमको करना है। तो एक ओवरव्यू आपको मध्य प्रदेश का मिल जाएगा। ये ज्योग्राफिकल ओवरव्यू है, या कि आपका भौगोलिक एक परिचय रहेगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देखिए, ये क्लास परिचय की शुरू कर रहे हैं अपन। इसमें देखिए आप क्या पढ़ा जाता है इसमें, तो कॉमनली आप इसमें मध्य प्रदेश का जो है तो विस्तार और उसकी स्थिति को ही देखेंगे। वहीं से बहुत सारे तथ्य क्या होते हैं आपके पूछे जाते हैं, स्थिति और विस्तार से। साथ में कुछ उपनाम, संभाग और जिलों की भी बात हम करने वाले हैं। तो यहां पर आप ऐसा समझ लीजिए, परिचय में पहला हिस्सा क्या हम पढ़ने वाले हैं इस परिचय वाली बात में। मध्य प्रदेश का विस्तार एवं स्थिति, राइट। तो ये बात अभी देखने वाले हैं परिचय के पहले खंड में, आप ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, आपने यदि मेरी पिछली क्लासेस ले रखी हैं तो आपको यह बात पता चल चुकी होगी कि मैं हर चीज को तोड़ने का प्रयास करता हूं, अलग अलग खंडों में बांटने का प्रयास करता हूं। इससे आपको याद करने में असुविधा नहीं होती है। बहुत अच्छे तरीके से हम उन पॉइंट्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और कई बार तो टॉपिक्स में वो पॉइंट्स भी मैं ऐसे खोजता हूं जो कि कॉमन रहते हैं। तो आपने यदि एक चीज पढ़ ली है तो दूसरे को याद करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। बस वो पॉइंट्स याद करना है, आपका रिवीजन मतलब बहुत ईजी हो जाता है, ठीक। तो ऐसे, और उनकी जो क्रमबद्धता है उससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। तो ये स्थिति और विस्तार को भी हम देखेंगे यदि, तो हम विस्तार, देखो शब्द सुनो, क्या है विस्तार और स्थिति, हम दो बातें देखने वाले हैं। तो विस्तार का मतलब क्या, कहां कहां फैला, कितना बड़ा है। तो जैसे इसमें हम क्या देख लेंगे, क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, कि एमपी का क्षेत्रफल क्या है। दूसरी बात यही विस्तार में ही कि लंबाई व चौड़ाई क्या है एमपी की, राइट। उत्तर से दक्षिणी विस्तार और पूर्व से पश्चिमी विस्तार। देन तीसरी बात क्या हो सकती है, विस्तार के बाद स्थिति में इतने से विस्तार बताया जा सकता है। स्थिति में, तो स्थिति में होता है आपका कुछ अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांशीय विस्तार प्लस देशांतरीय
विस्तार देखना चाहिए आपको। चूंकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप देख रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं से जुड़ी हुई दो बातें हैं, तो इसके जस्ट बाद आपको उनको भी देख लेना चाहिए। जैसे कि कर्क रेखा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके, राइट। कर्क रेखा प्लस IST, इसको पूरा नहीं लिख रहा, स्पेस ज्यादा लगेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एक लाइन है जिसके द्वारा हमने एक मानक समय बना रखा है कि उस लाइन में जितना बजा होगा पूरे भारत में उतना ही बजा होगा। तो वो एक IST है, 82 मतलब 82.5 डिग्री जो रेखा है, देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है, यह याद रखिएगा। तो उसकी भी बात करेंगे, कहां कहां से गुजरती है कर्क रेखा, कहां कहां से गुजरती है। देन आपको इसके बाद कुछ सीमांत बिंदु याद रखना चाहिए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है ना, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, इनको सीमांत बिंदु कह देते हैं। सीमांत छोर, सीमांत का मतलब एक्चुअली किनारा ही होता है, ठीक है। एंड देन सीमांत राज्य की बात करें, या के चलो सीमांत राज्य ही लिख देते हैं, मतलब जो सीमाओं पर लगे हुए राज्य हैं, इनकी भी बात क्या है करना चाहिए। तो एक एक करके इन बातों को क्या करें अपन देखते हैं। अक्षांश विस्तार के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, यहां हम गोलार्ध की भी बात करेंगे, ठीक। क्षेत्रफल बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं, आपको ऐसे याद है, मैप में भी इन बातों को मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो क्षेत्रफल कितना है आपके मध्य प्रदेश का, यह है आपको पता है, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा ही आप याद कर लेना, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपके प्रदेश का क्या है, कुल क्षेत्रफल है। अब ये मध्य प्रदेश जो है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में द्वितीय स्थान पर है। तो ये क्षेत्रफल की बातें हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऐसी सारी बातें आप क्षेत्रफल से जो जुड़ी हो वो तथ्यात्मक बातें यहां याद कर सकते हैं। आगे बढ़े तो लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। तो लंबाई का क्या मतलब है, यहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है MP की लंबाई, तो आप याद रखिएगा 605 किलोमीटर, मैं क्रमशः लिख देता हूं 605 किलोमीटर। एंड पूर्व से पश्चिम, कैसा, पूर्व से पश्चिम, मतलब ये उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई हो गई, उत्तर से दक्षिण हो गई आपकी 605, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, या इसको हम चौड़ाई कह दें तो 870 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कुछ आपका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है आपके MP का, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार यहां पर मैप से ही देख लेते हैं। अच्छा, अक्षांश रेखा समझते हो, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, एक मैप से आप इसको देखना चाहें तो ये आपकी जो रेखाएं हैं लेटी हुई हैं, कैसी रेखाएं हैं, आपका जो ग्लोब होता है उसमें जो राउंड शेप में ऐसे रेखाएं खींची हुई हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, राइट। लेटीट्यूड आप ऐसा याद कर सकते हैं कि लेटीट्यूड लेटी हुई है ना, जो आड़ी रेखाएं हैं वो क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिल रही हैं, तो ये रेखाएं क्या है आपकी देशांतर रेखाएं हैं। और ये जो दोनों रेखाएं मिलकर ग्रिड बनाती हैं, क्या करती हैं कि अभी तो इसमें केवल अक्षांश रेखा दिखाया गया, इसमें देशांतर, और जब इनमें और आपकी रेखाएं खींच दी जाएंगी तो ये क्या बनेगा, ग्रिड बनेगा, एक जाल बनेगा, और इसी से किसी चीज की लोकेशन निकाली जाती है। साथ में ये गोलार्ध की बात बताना है तो यहीं पर सीख लीजिए कि देखिए इसमें मतलब ये पृथ्वी का केंद्र है, यहां पर चांदा रख के आप मापो तो जो 1 डिग्री होगा वो 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। ऐसे ही 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और यहां तक 90 डिग्री तक ये चीजें आ जाएंगी, राइट। सेम इसी तरह नीचे भी 90 डिग्री, यानी कि उत्तर की ओर जाएं तो 90 डिग्री आपको मिलेंगी, और दक्षिण की ओर आए तो भी आपको 90 डिग्री मिलेंगी। इनके बीच में एक रेखा होगी 0 डिग्री रेखा, है ना, जो आधार होगी 0 डिग्री रेखा। तो 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री और ऊपर 90, तो 0 डिग्री से ऊपर का जो इलाका है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा,
और 0 डिग्री से दक्षिण का जो इलाका है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक, गोला का आधा भाग, आर्ध, है ना। और इसमें भी सेम इसी तरह से, अच्छा इसमें तो 90 डिग्री तक यहाँ जा रहे हैं और इसमें भी 90 डिग्री यहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुव से मिल रही हैं रेखाएं, इन रेखाओं की जो संख्या होती है 360 होती है ना। तो 360 डिग्रियां बनेगी। इस तरफ से पूर्व की ओर जाएंगे मतलब तो 180 डिग्री आपको पीछे मिल जाएगी जस्ट यहाँ पर, और इस तरफ से भी जाएंगे तो 180 डिग्री, राइट। तो ये जो रेखाएं हैं आपकी, इसमें जो 0 डिग्री एक मानेंगे। अब देखो गोल चीज में कोई 0 डिग्री ढूंढना मतलब क्या है, कठिन बात है, लेकिन कुछ बैठकें हुई 1884 के आसपास, उसमें 0 डिग्री ब्रिटेन से एक रेखा जा रही थी जो उसको मान लिया गया है, ठीक, शुरुआत वहां से मान ली गई है। मतलब ईस्ट और वेस्ट कैसे निर्धारित करोगे, कोई गोल चीज है तो, है ना, इसमें कैसे निर्धारित करेंगे कि शुरुआत यहां से होगी, नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बैठकों के द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर ब्रिटेन से गुजरने वाली, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली एक रेखा है, उसको 0 डिग्री माना गया, और उससे पूर्व की ओर जाए तो 180 और पश्चिम की ओर जाए तो 180। तो उसी को आधार मानकर जो ये वाला इलाका है वो ईस्ट है और ये वाला जो इलाका है वेस्ट है। तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। बहुत योगदान है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है आपको। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये जो गोलार्धों के नाम है ना, इनका मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जो आते हैं वो, जैसे कि मान लो कोई चीज उत्तरी गोलार्ध में है तो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सही देते हैं, और फिर वहां पूर्वी और उत्तरी में क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो बच्चे तो सीधे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि 74 डिग्री 9 मिनट से शुरू हो रहा है और आपका 82 डिग्री 66 मिनट में खत्म हो रहा है, तो इतना बस याद है। उत्तरी है कि पूर्वी उनको पता ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अभी। तो ये अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की हम बात कर रहे थे, अब आपको समझ में आ गई। तो जो ऐसी लंबी रेखाएं खींची हुई हैं, तो ऐसी एक रेखा हो जाएगी, ऐसी एक और रेखा यहां से गुजर रही होगी, है ना। तो इनके बीच में हमारा मध्य प्रदेश है, तो जहां से शुरुआत हो रही है वो कौन सी रेखा है, तो 74 डिग्री 9 मिनट उत्तरी गोलार्ध या कि उत्तरी अक्षांश आप यहां लिखिए। बात समझ में आई कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, एक बात और याद रखना कि हमारा मध्य प्रदेश ही क्या, पूरा भारत ही आपके कहां पर स्थित है। यदि इस मैप में देखें तो ये 0 डिग्री है, इसमें अक्षांश रेखा है, तो हमारा पूरा भारत यहां पर स्थित है, राइट। तो वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, पहली बात यह याद रखिएगा। और जब पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश तो उत्तरी गोलार्ध में ही आएगा। सेम इसी तरह से अब स्थिति क्या है, यहां पर है भारत की, इसमें भी रेखा खींच देते हैं, तो ये जो 0 डिग्री रेखा है इसके पूर्व में आ रहा है हमारा भारत, तो पूर्वी गोलार्ध में, मतलब हम दो ही गोलार्ध में है ऐसा कह दीजिए, एक उत्तरी गोलार्ध लगेगा और दूसरा पूर्वी गोलार्ध लगेगा। तो ये जो दिशाएं हैं उत्तरी और पूर्वी ही लगेंगी, आपको पश्चिमी और दक्षिणी याद करने की आवश्यकता भारत के दृष्टिकोण से, एमपी के दृष्टिकोण से नहीं पड़ेगी, राइट। तो जो मध्य प्रदेश का विस्तार शुरू हो रहा है कहां से, 74 डिग्री 9 मिनट से उत्तरी अक्षांश ये शुरू हुआ। देन आगे कहां खत्म होता है हमारा एमपी, तो सिंगरौली के पास 82 डिग्री 66 मिनट, राइट। और ये भी उत्तरी गोलार्ध ही है, ध्यान रखना, ठीक है, हम पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। तो एक सेकंड, हम ये जो लंबी रेखाएं खींच रहे हैं ये देशांतर है, इसमें देशांतर लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है, देशांतर, यहां भी देशांतर कर लेना, अभी मैप में आएगा ये चीज। नॉर्मल क्या है, लिख कर समझाने से आपको थोड़ा सा लिखने में समय लगता है, तो आपका दिमाग क्या है, जो एक्शंस लेने होते हैं वो ले लेता है और उस चीज को स्टोर करता है ना। तो इस तरह से थोड़ा पढ़ें और फिर जो चीजें हैं लिखी लिखाई उनको तो हमको देख ही लेना है फटाफट, ठीक। तो ये 74 डिग्री 9 मिनट आपका पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर, ये एक देशांतरी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार कैसा होगा, अक्षांश रेखाएं तो लेटी होती हैं, तो ऐसी जो रेखाएं खींची होंगी वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहां से जहां से शुरू होगा, अच्छा सबसे निचला बिंदु हमारा कौन सा है, बुरहानपुर का है। ये मैप थोड़ा सा हाथ से बनाया मैंने, तो ये इलाका आपको लग रहा होगा, लेकिन बुरहानपुर से आपको नोट करना है इस चीज को। और यहां पर मुरैना है। तो कहां से शुरू होता है हमारा मध्य प्रदेश, 21 डिग्री 6 मिनट से आपका ये लगेगा उत्तरी अक्षांश, राइट, ये उत्तरी अक्षांश। देन यहां पर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, कैसे आपको भ्रमित किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताइए। अब वो विकल्प में क्या दे देंगे, 21 डिग्री 6 मिनट से
6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऐसा कुछ चेंज कर देंगे थोड़ा बहुत। आंकड़े सेम है, कोऑर्डिनेट्स सेम है, लेकिन वो दिशा चेंज कर देंगे। या कि अक्षांश की जगह पूछा आपसे अक्षांशीय विस्तार है, लेकिन वो दे क्या देंगे कि 21 डिग्री 6 मिनट से पूर्वी देशांतर, यहां भी पूर्वी देशांतर, ऐसे ही 4 विकल्प वो बना देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, उनको पहला ही विकल्प दिखता है कि कोऑर्डिनेट सही है और खटाक से क्या कर देते हैं वो, और वहीं वो शहीद हो जाते हैं बेचारे, राइट। तो ये स्थिति है। तो आपको इसको अच्छे से कंठस्थ करना है, पहली बात। और दूसरी बात, विकल्प जो आपके वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनको कई बार लगाना है, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते हैं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक त्रुटियां होंगी ही होंगी। आपको भले रटी है कोई चीज, पर कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, 1-2 क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया, साथ में मैंने गोलार्ध भी आपको बता दिए कि हमारा मध्य प्रदेश पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो अगली बात क्या है, कर्क रेखा की और आईएसटी की। कर्क रेखा की बात करें हम, तो यहां पर देख लो, पहले तो यही याद रखना कि कितने जिलों से गुजरती है, ठीक है। कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से। और आईएसटी जो है आपकी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, तो वो कितने जिलों से, 1 जिले से, और वो है सिंगरौली। कर्क रेखा के 14 जिले आपको याद करने पड़ेंगे पूरी तरह से, 1 जिला तो याद ही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको नक्शे में अपन देखें तो ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। ये एक मैप है, इसमें काफी सारी बातें लिखी हैं। देखो ये अक्षांशीय विस्तार लिखा है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट, एंड देन यहाँ पर आपका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी से यहाँ पर 82 डिग्री 66 मिनट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन ये कर्क रेखा की बात है, चूंकि हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो साथ में इसको भी समेट लेते हैं। ये कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से जा रही है। पहली बात तो यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से जा रही है। भोपाल जिसकी राजधानी है, इसके बहुत नजदीक है, मतलब उसमें ही स्थित है ऐसा मत कहिएगा, बहुत करीब है ऐसा कह दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर भोपाल है और उसी के पास से ये रेखा गुजर रही है। कितने जिले हैं ये आपको याद करना है, ठीक है। एक घिसी पिटी ट्रिक भी है, वह भी मैं आपको बताऊंगा, उसी से याद करते हैं सामान्यतः विद्यार्थी, आपको भी शायद याद हो जाए। पर ज्यादातर आपको कोशिश करना है, आप यदि अच्छे बड़े एग्जाम्स की, छोटा एग्जाम है तो ठीक है ट्रिक कर सकते हैं अपन उससे काम, लेकिन आप यदि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ट्रिक वगैरह का प्रयास बहुत कम करना है ना, क्योंकि आपको हर बात याद रहती है तो आपके कॉन्सेप्ट्स अलग खुलते हैं। नहीं तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट याद करो और फिर ट्रिक याद करो तो गड़बड़ हो जाता है। देखो 14 जिले पहले मैं पढ़ रहा हूं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ट्रिक क्या है, इंटरनेट पर मुझे मिली, रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी उमरा, इसमें दूसरा सा आएगा सा। तो ये ऐसे 14 जिले याद करने की क्या है एक ट्रिक है। कैसे ये करेंगे आप, तो रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा, ऐसे याद करना है, इसको कंठस्थ करना है। और रा से क्या हो जाएगा यहाँ पर रतलाम, उ से क्या हो जाएगा उज्जैन, आप इसको भी देखते रहना मैप को। आ से क्या हो जाएगा आगर मालवा, रा से क्या हो जाएगा राजगढ़, सी से क्या हो जाएगा सीहोर, राजगढ़ एंड ये सीहोर का ऊपरी भाग टच कर रहा है। देन भा से भोपाल, व से विदिशा और रा से वापस से रायसेन, राइट, ये रायसेन, ठीक। उसके बाद सा से सागर, द से या कि दम से क्या हो जाएगा दमोह, जब से क्या होगा जबलपुर, कटनी से कटनी आपको पता है, उमरा से उमरिया और सा से शहडोल। तो ये ऐसे 14 जिले याद करने की एक ट्रिक है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप भी खोज सकते हैं, यदि ये याद हो जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 14 जिले याद रखना। इसमें भी एक बात याद रखना कि ये भोपाल संभाग है, तो एकमात्र संभाग है जहां के सारे जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। राजगढ़, सीहोर, रायसेन,
विदिशा, ये 5 जिले हैं आपके भोपाल संभाग में, और इन 5 ही जिलों से क्या होती है, ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। एक और खास बात याद रखना, देश में कुछ राजधानियां हैं, जैसे गांधीनगर के बहुत पास से गुजरती है, गुजरात इसके किनारे है मतलब, तो गुजरात का गांधीनगर, उसके अलावा मध्य प्रदेश का भोपाल, झारखंड का रांची और त्रिपुरा की अगरतला, ये 4 राजधानियां जो हैं 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें 4 जो स्टेट की राजधानियां हैं इसके बहुत करीब हैं, ऐसा कहिए, है ना, किसी राजधानी से होकर बिल्कुल नहीं जा रही एक्यूरेटली, लेकिन बहुत करीब है, ऐसा कह दीजिए। ठीक, तो ये भोपाल इसमें आता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात हमने कर्क रेखा की कर ली, अब एक देशांतर रेखा, ये जो IST होती है वो क्या होती है, देशांतर रेखा होती है। मतलब हर राष्ट्र या कि देश क्या करता है, अपने इधर से गुजरने वाली किसी एक रेखा को क्या करता है, अपने यहाँ का टाइम जोन बनाता है, राइट, कि इस रेखा में जितना बजा होगा, कहाँ के दृष्टिकोण से, दुनिया के हिसाब से, कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है उसके हिसाब से टाइम निर्धारित होता है, तो उसके देश में कितना बजा होगा पहले वहां से निर्धारित होगा, और यदि उस रेखा में जितना टाइम आ रहा है तो फिर वो पूरी कंट्री में क्या होगा, उस टाइम जोन के हिसाब से ही क्या होगा, आपका टाइम माना जाएगा। जैसे हमारे इंडिया से एक रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा है, कौन सी रेखा है 82.5 डिग्री जो रेखा है आपकी, वो क्या होती है, आपके भारत से गुजरती है। इस रेखा में जितना बजा होगा, है ना, उतना क्या माना जाएगा पूरे भारत में, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वह गुजरात हो। अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सवेरा हो जाता है, गुजरात में लेट होता है, लेकिन माना टाइम वही जाएगा। अरुणाचल प्रदेश वाले सुबह से मतलब 4 बजे उठ के बैठ जाते होंगे या 5 बजे, और गुजरात वाले 8 बजे तक सोते रहते हैं, है ना, तो ऐसा काम होता है। शाम को इधर उल्टा उल्टा हो जाएगा ना, कि शाम को जो सूरज भी डूबेगा वो गुजरात में क्या होगा, देर से डूबेगा, और अरुणाचल प्रदेश में जल्दी। कार्य क्षमता का प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ी डिबेट का मुद्दा है, फिर कभी देखेंगे अपन इस पर। अभी सिर्फ ये समझ लो कि 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कहां से गुजरती है, आपके देश के 5 राज्यों से और मध्य प्रदेश के एक जिले से। उस जिले का नाम याद रखना है सिंगरौली, और ये 82.5 डिग्री का नाम भी याद रखना है कि IST भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है हमारे देश की, तो 82.5 डिग्री, 7.5 के अंतराल पर ये स्थापित की जाती है। ठीक है, क्या आप रख लो 7.5, 15, है ना, 22.5, इस तरह से, तो ये 7.5 के अंतराल पर हर देश अपना टाइम जोन बनाता है। तो ये कुछ बात हुई, आपके कुछ पॉइंट्स देखें यदि, अब इसी को ही देख लें तो क्षेत्रफल हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, गोलार्ध हो गया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया, कर्क रेखा की स्थिति हो गई। देन अब सीमांत जिले और पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति और विस्तार की बात हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा ये आपकी रिवीजन के लिए एक अलग से बना दिया है कि क्षेत्रफल ये 308, 252, और उसके अलावा ये अक्षांशीय रेखाएं, है ना। देन अपने को बात करना है सीमांत बिंदुओं की। तो देखो, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला ये कौन सा है, ये है आपका मुरैना। मैप में देखेंगे तो ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे, मैप है कोई, हाँ ये रहा, देखो इसमें देखो, तो यही सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मुरैना का हिस्सा। तो सबसे जो उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है आप कह दीजिए, वो मुरैना जिला है, राइट। देन दक्षिणी में आ जाएं तो दक्षिणी में आप देखेंगे तो बुरहानपुर जो जिला है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी जिला है। देन सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगरौली जो जिला है वो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है, पूर्वतम जिला है। देन आपका जो अलीराजपुर है, झाबुआ से पृथक होकर बना है, ये क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। तो इस तरह से 4 जो जिले हैं, सीमांत बिंदु हैं, उनको क्या करना है, आपको याद करना है। आइए, तो ये कंप्लीट हुई हमारी स्लाइड, ये ध्यान रखना है। नीचे जो स्लाइड छुपी हुई लग रही है आपको, उसमें उत्तरी और दक्षिणी जो विस्तार है, लंबाई और चौड़ाई जो हमने देखी थी वह लिखा हुआ है, बाकी सारी बातें हमने याद कर ली। कर्क रेखा के जिले लिखे हुए हैं, मैंने बता भी दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद करना है, जब ये आपको प्रॉपर आपको ऐप में क्या है, ये PDF वगैरह अवेलेबल कराई जाएंगी लेक्चर के अपलोड होने के जस्ट बाद ही। तो आपको पहले PDF डाउनलोड करना है और फिर आपको लेक्चर देखते चलना है, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। या कि लेक्चर देख लीजिए, पहले पेन से लिखने का प्रयास कीजिए, देन आप रिवीजन के तौर पर इस PDF का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। मैं तो कहता हूं लिखना चाहिए आपको, पढ़ते पढ़ते जो बात हम बोले फटाफट उसको नोट करना चाहिए। रफ में कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो सीमांत बिंदु के बाद जो राज्य हैं उनकी बात कर लें। तो कुल पहले तो यह याद रखना कि कितने राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, कितने राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या है 5। राज्यों के नाम की बात करें तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात और 5वां छत्तीसगढ़।
मैप से ही देखेंगे तो अपन ज्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। ये देखो इस तरफ दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश, कहां से शुरू हो रहा है ये, तो यहां पर सिंगरौली जो जिला है, ये मैं लकीरें जो खींच रहा हूं इसके ऊपर से इस तरह से ये उत्तर प्रदेश है, कहां तक है, ये आपके मुरैना के पास तक है, राइट। तो ये पूरा इलाका किससे लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है। जिले भी यदि बता दूं तो मध्य प्रदेश के 14 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं। आगे आए तो ये बगल में आप देखेंगे क्या है, राजस्थान है, कहां से, यही मुरैना से शुरू होता है। और ये जिले भी हम देखेंगे अभी ऊपर ऊपर की बात करें तो ये झाबुआ तक जो है इसकी सीमाएं हैं। और इसमें कितने जिले शामिल होते हैं, तो इसमें है 10 जिले, राइट। अभी काउंट करेंगे करके और जिलों के नाम भी आपको याद करना है। देन आते हैं अपन गुजरात में, ये देखो गुजरात लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि 2 जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो झाबुआ से शुरू होता है और अलीराजपुर में क्या हो जाता है, गुजरात की सीमा समाप्त हो जाती है। तो गुजरात के बाद क्या शुरू होता है, महाराष्ट्र शुरू होता है। क्या शुरू होता है, ये जो नीचे का इलाका है वो किसका है, महाराष्ट्र राज्य का है, महाराष्ट्र स्टेट का है। तो महाराष्ट्र स्टेट से भी हमारे 10 जिले जो हैं वो सीमाएं बनाते हैं। हमारे एमपी के 10 जिले जो हैं वो महाराष्ट्र स्टेट से क्या करते हैं, अपनी सीमाएं साझा करते हैं, यह याद रखिएगा। देन महाराष्ट्र के बाद ये बालाघाट में, ये लकीर जो खींच रहा हूं, यहां से शुरू हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। क्या शुरू हो जाता है, छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ कहां तक, वापस से सिंगरौली तक जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कितने आपके राज्य हुए, 5 राज्य हुए। 5 राज्यों से एमपी जो है सीमाएं हमारी बनाता है। अब कुल जो आपके जिले हैं उन जिलों को भी याद करना पड़ता है कि किस स्टेट से कितने जिले व किनके कौन कौन से जिले यूपी से सीमाएं बना रहे हैं, है ना। तो एक नजर में इसी मैप के सहारे हम देख लेते हैं, लिखा तो है ही पीछे स्लाइड में, कोई दिक्कत है नहीं। मैप से आप याद करेंगे ना तो अच्छे से याद होगा आपको। तो देखिए शुरू करते हैं यूपी से। हमने क्या लिखा है, 14 जिले सीमाएं बनाते हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखिए सबसे पहला तो कौन सा हो गया, मुरैना हो गया। मुरैना यूपी से भी बनाता है और राजस्थान से भी बनाता है, ठीक। देन दूसरी बात करें भिंड। मुरैना के बाद दूसरा जिला कौन सा है, भिंड है। तीसरा कौन सा है, दतिया है। चौथा कौन सा है, शिवपुरी हो गया। 5वां अशोकनगर। 6वां सागर। 7वां छतरपुर, इधर से भी। 8वां टीकमगढ़। 9वां निवारी। निवारी को मत भूल जाना, ये मैप थोड़ा पुराना है, अभी तक अपडेट मैप्स मिल नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ना हार्ड कॉपी में और ना ही सॉफ्ट कॉपी में, है ना। निवारी हालांकि लोग बाग बनाने की प्रयास करते हैं लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं है, बस ये बीच से रेखा खींच देते हैं बस। तो ये 9 जिले हो गए। 10वां आपका कौन सा है, पन्ना। 11वां आपका सतना। 12वां आपका रीवा। 13वां आपका मऊगंज और 14वां आपका हो जाएगा सिंगरौली। तो कितने जिले हुए, 14 जिले, जिसमें से जो नए जिले थे निवारी था और आपका यहां पर मऊगंज जो आपका 53वां जिला बना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और मैहर की सीमा जो है वो नहीं टच करती है किसी भी स्टेट से, ये ध्यान रखना। नया जिला है तो आप सोचो कि उसकी तो नहीं टच करती कहीं, तो आपको यदि ना पता हो तो यह जान लीजिए कि उसकी टच नहीं करती किसी से भी। चलिए, तो ये 14 जिले उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं, जिले के साथ संख्याएं याद रखना। देन राजस्थान में आए तो राजस्थान का पहला जिला कौन सा हो जाएगा, मुरैना ही। देन दूसरा श्योपुर। तीसरा शिवपुरी। चौथा गुना। 5वां राजगढ़। 6वां आगर। 7वां रतलाम। 8वां मंदसौर। 9वां नीमच और 10वां आपका झाबुआ। तो ये 10 जिले आपके किससे सीमाएं बनाते हैं, राजस्थान से। ये लिखा है संख्या और हमने जान लिए जिले। 2 जिले बनाते हैं आपके सीमाएं गुजरात से। एक जिला है आपका झाबुआ और दूसरा जिला है अलीराजपुर। तो ये 2 जिले जो हैं वो गुजरात से सीमाएं बनाते हैं। देन चालू होता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को शुरू करते हैं अलीराजपुर से। महाराष्ट्र के लिए पहला जिला अलीराजपुर। देन दूसरा बड़वानी। तीसरा खरगोन। चौथा बुरहानपुर। 5वां खंडवा। 6वां बैतूल। 7वां छिंदवाड़ा। 8वां पांढुर्ना। 9वां सिवनी और 10वां बालाघाट। नया जिला बना है, यहां पर है एक्चुअली, वो यहां पर पांढुर्ना एक तहसील थी पहले, अभी क्या बना दिया गया है, जिला बना दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। पहले 9 जिले महाराष्ट्र से सीमाएं बनाते थे, अभी कितने जिले बनाने लगे हैं आपके, 10 जिले। ठीक, तो ये आपका
पांढुर्ना जो है 54वां जिला है आपके प्रदेश का, 55वां आपका मैहर है। तो ये इस तरह से 10 जिले हो गए। अब बचा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से 7 जिले सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से? तो पहला ले लें बालाघाट, दूसरा मंडला, तीसरा है डिंडोरी, चौथा अनूपपुर, पांचवा शहडोल, छठवां सीधी, सातवां सिंगरौली। तो छत्तीसगढ़ मैप में कई बार आपको ये दिखेगा कि मंडला जो है ये आपके छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो गलत नक्शे हैं। जो भी निर्वाचन आयोग या और बहुत सारे मैप्स मैंने देखे हैं सरकारी वेबसाइट्स में, उनमें प्रॉपर तरीके से मंडला जिला जो है वो छत्तीसगढ़ को छूता है। करौली कुछ ऐसे का से नाम है उस जिले का, मुझे याद भी नहीं आ रहा प्रॉपर, तो वो आपका जिले से सीमा बनाता है मंडला। तो आप बेफिक्र रहिए। ये संख्या कितनी होगी? 7, यह ध्यान रखना है ना। कई जगहों पर पुस्तकों में कुछ गलत लिखा रहे तो आपको उसमें नहीं देखना है, नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या देख लिए, राज्य और उनसे सीमाएं बनाने वाले हमारे मध्य प्रदेश के जिले। तो ये कुछ स्थिति और विस्तार के जो सारे बिंदु थे वो हमने क्या कर लिए, एक एक करके क्रमबद्ध रूप से क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ये बनी हुई है सारणी, इसका इस्तेमाल आपको करना है प्रॉपर तरीके से, इसको पढ़ना है, नक्शे का भी इस्तेमाल साथ में करते जाइएगा, ठीक। अपडेट मिल जाए तो और बढ़िया बात है, पर ये बढ़िया दिख रहा था इसलिए मैंने इसको शामिल किया। आइए कुछ और बात जान लें। तो प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं, यह ध्यान रखना है। देन मध्य मतलब सबसे ज्यादा जिले किस स्टेट को छूते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। तो उत्तर प्रदेश को छूने वाले 14 जिले हैं हमारे, जो कि सबसे ज्यादा जिले हैं। दूसरी बात, ये तो जिले के दृष्टिकोण से सर्वाधिक लंबी सीमा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को मापा जाए तो वो फिजिकल रूप से इतनी लंबी नहीं है ना। जिले छोटे छोटे हैं इसलिए जिलों की संख्या अधिक हो जाती है, किंतु क्या है आपका जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से फिजिकल रूप से हम नापें यदि मीटर लेकर, तो वो उतनी लंबी सीमा नहीं बनाते हैं, है ना। तो उस तरह से सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? राजस्थान बनाता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्लियर। और सबसे छोटा, चाहे क्षेत्रफल की बात करें चाहे जिलों की बात करें, वो फिर गुजरात ही है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, जिले के दृष्टिकोण से सबसे छोटी सीमा गुजरात और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे छोटी सीमा गुजरात ही बनाता है। देन मध्य प्रदेश में सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो 37 है। पहले ये 35 हुआ करती थी, लेकिन अब 2 जिले जो हैं, एक मऊगंज और एक पांढुर्ना, 2 जिले और बढ़ गए। वो क्या करने लगे, आपकी बाहरी राज्यों से सीमा बनाने लगे, तो 37 हो गया। और ये जो आंतरिक जिले थे उनकी संख्या होती थी कुल 17, जो कि एक जिला मैहर बन गया है, वो भी अंतर्वर्ती जिला है। तो इस कारण से ये संख्या जो हो गई है वो क्या हो गई है, 18। मेरे कहने का तात्पर्य शायद आप ना समझे हो, तो आप ऐसा समझिए कि ये जैसे विदिशा है, विदिशा किसी भी स्टेट से सीमा नहीं बनाता, तो ये कैसा जिला है, ये अंतर्वर्ती जिला है। और ऐसे कुल जिलों की संख्या जो है, जैसे कि रायसेन है, आपका सीहोर है, हरदा है, होशंगाबाद है ना, नरसिंहपुर है, जबलपुर, कटनी, ये सारे जिले कैसे हैं, अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे जिलों की संख्या कितनी बताई मैंने, 18। और जो जिले क्या करते हैं, बाहरी राज्यों से सीमाएं बना रहे हैं, किसी न किसी स्टेट से सीमा बना रहे हैं, तो उन जिलों की संख्या कितनी है, 37 है, यह याद रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, शायद कुछ डाउट्स आपके ऐसे आ जाए कि 14 जिले ये हैं, है ना, ये 14 जिले हो गए, ये 10 जिले, ये 10 जिले, तो 10 10 20, 14 34, ये 2 जिले गुजरात से, तो 34 2 36, 36 के बाद छत्तीसगढ़ से आपके 7 जिले बन रहे हैं, है ना। तो 36 और 7 होता है 43, तो 43 जिले बाहर की सीमा बनाते हैं। टोटल हमारे यहाँ 55 जिले हैं और 43 जिले बाहर से सीमाएं बना रहे हैं। तो यदि घटाएं बढ़ाएं तो कितने बचते हैं, 12, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में मत रहना, किसी एक विद्यार्थी ने मुझसे ऐसा सवाल किया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद और किसी के मन में ऐसा प्रश्न हो, तो पहले ही दूर कर दूं। इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से सीमाएं बनाते हैं, और उसको भी मैंने शामिल ही कर दिया है इसमें, राइट, कि कुछ जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से सीमाएं बनाते हैं, जैसे कि मुरैना, ये आपकी यूपी से भी और राजस्थान से, तो इसको हम 2 बार थोड़ी काउंट कर लेंगे, है ना, तो ये आपका 1 बार ही काउंट होगा। ऐसे 6 जिले हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन यहीं पर इसी मैप के थ्रू। क्या है, ऐसे 6 जिले हैं, तो उन 6 जिलों को क्या कर दें, हम घटा दें। कहां पर बता रहा था मैं, यहां पर, है ना। तो 55 43, तो 43 की जगह आप इसमें 6 घटा देंगे तो 37 हो जाएंगे। तो अब घटाएंगे आप तो कितने जिले बचेंगे आपके, 18 जिले। तो 18 जिले अंतर्वर्ती आएंगे इस तरह से, या कि 12 में आप 6 जोड़ दोगे तो वही हो जाएगा 18 जिला। तो वो 2 जिले, 2 राज्यों से सीमाएं बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं,
एक रहा आपका मुरैना, जो कि यूपी और राजस्थान से, मैप से याद करेंगे तो ये याद नहीं करना पड़ेगा किससे बना रही सीमा, बस आप एक बार जिले याद कर लेना ना चारों तरफ के, आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। मैप को 2-3 बार अच्छे से देख लेना, या कि ब्लैंक मैप ले लेना, खाली मैप ले लेना, और उसमें सारे जिले 55 के 55 भरकर कई बार देख लेना, और बस उनके किनारे वाली सीमाएं गिन लेना, और फिर आप मन में बस याद कर लेना, आपको सारी के सारे जो जिले हैं वो याद आ जाएंगे कौन किससे सीमा बना रहा है। क्लियर? तो एक हो गया मुरैना, दूसरा हो गया आपका झाबुआ, जो कि राजस्थान और गुजरात से बना रहा है। तीसरा आपका अलीराजपुर, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र से बना रहा है। चौथा आपका बालाघाट, बालाघाट जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बना रहा है। पांचवा आपका सिंगरौली, सिंगरौली जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से सीमाएं बना रहा है। देन आपका एक ये जिला रहा शिवपुरी, एक ओर इसके उत्तर प्रदेश है और दूसरी ओर क्या है इसके राजस्थान। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से सीमाएं साझा करते हैं। क्लियर? इनके नाम और किन राज्यों से ये सीमाएं साझा कर रहे हैं इसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये लिखे भी हुए हैं, आपको शायद परेशानी जाए मैप में, तो सारी बातें आपके कंटेंट में ऐड हैं, परेशान नहीं होना है। चलिए, तो स्थिति और विस्तार की जो बातें थी, जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात में आ रहे हैं अपन, तो कुछ उपनाम हैं आपके मध्य प्रदेश के। जैसे भारत के बारे में आप पढ़ते हैं तो भारत की स्थिति और उसका विस्तार देखते हैं, कहाँ कहाँ से सीमाएं लग रही हैं, समुद्री सीमाएं, स्थलीय सीमाएं, देश, है ना, ये सब देखते हैं आप। तो वैसे ही एमपी का हमने देख लिया है, और उसमें भारत में भी कुछ उपनाम उसके देखते हैं कि भारतवर्ष, आर्यवर्त, ये सारे नाम आप देखते हैं ना, इंडिया भारत, इसका तो विवाद भी चल रहा है, खबरों में आपने सुना भी होगा कि भारत कहें या इंडिया। चलिए, तो वो विवाद है, उसको आप पढ़िए अपनी समझ के अनुसार, कौन सही है कौन गलत आप उसको खुद सोचिए। मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम है ऐसे ही। तो देखिए, हृदय प्रदेश है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा, हृदय प्रदेश नाम दिया था, क्योंकि लगभग केंद्र में है, जैसे आपके का हृदय जो है उस जिस स्थिति में है आपके काया में, आपके शरीर में, वैसे ही देश में उसी स्थिति में आपका मध्य प्रदेश है, इस कारण से इसको क्या कहा उन्होंने, हृदय कहा है। देन नदियों का मायका, मायका का मतलब क्या होता है, जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है। संदर्भ में महिला को ले लीजिए आप, महिलाओं के जहां पर उनका जन्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, मायका। तो नदियों का जहां जन्म होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां भयंकर, और उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में होता है, किंतु वो जाकर कहीं किसी और नदी से मिल जाती हैं। जैसे महिला की कहीं किसी और से शादी हो जाती, दूसरे घर चली जाती, वैसे ही ऐसी स्थिति में, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नदियों का मायका। फिर है एक जनजातीय प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो 21.10 2011 के आंकड़े हैं, ये 21.10% आबादी है, वो कैसी है, जनजातीय आबादी है। उसमें भी आप यदि एससी को जोड़ लेंगे, तो एसटी की मैंने बात की है ना, एससी को भी जोड़ लें तो 15.6, इसको भी जोड़ लेंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा, 21-15, ये कुछ 36-37% के आसपास। तो आप समझिए कितने ज्यादा जनजातीय आबादी है। इस कारण से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, अनुसूचित जनजाति की आबादी के दृष्टिकोण से एमपी पहले स्थान पर है, इसलिए हम इसको जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं। देन टाइगर स्टेट, तो 2022 के आंकड़े आपने देखे ही होंगे, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, सबसे अधिक टाइगर या बाघ जो है वो हमारे प्रदेश में है, इस कारण से इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देन दूसरा कर्नाटक है। देन आपका तेंदुआ स्टेट, गणना हुई थी तेंदुओं की भी, तो तेंदुओं की गणना में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तेंदुआ भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इस कारण से इसको तेंदुआ स्टेट की भी उपमा दी जाती है। देन एक चीता स्टेट, तो हाल ही में ये क्या बन गया है, चीता स्टेट भी बन गया है, क्योंकि श्योपुर में आपके क्या लाए गए हैं, चीता लाए गए हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, तो इस कारण से चीता स्टेट, और कोई स्टेट नहीं है जहां पर ये चीते आपके गए हों। ठीक है। देन लघु भारत भी कहते हैं, लघु भारत इसलिए क्योंकि जो पूरी सांस्कृतिक विविधता है, जैसे भारत है पूरा, भारत भी बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के लोग हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति होती है कि मोस्टली तो वो हिंदी वाला है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग जनजातियां हैं, भाषाओं वाले लोग हैं, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, उसी तरह से प्रदेश विविधता रखता है, इसलिए इसको लघु प्रदेश भी हम कहते हैं। कोहिनूर प्रदेश ऐसा मानते हैं, अब ये बस देखो कुछ भी आ जाए, है ना, इसलिए मैंने ये सब शामिल कर दिया है, इसमें से 2-4 ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। कोहिनूर प्रदेश वगैरह ये विवादित बातें हैं। कोहिनूर हीरा ऐसा माना जाता है कि तेलंगाना के गोंडवाना जो खदान है वहां से निकला था, है ना, ज्यादातर साक्ष्य उसी को मतलब मानते हैं ज्यादातर इतिहासकार, लेकिन कुछ विद्वान एमपी वाले वो कहते हैं कि पन्ना से ही निकला था कोहिनूर भी, तो इस कारण से कई बार वो लोग कोहिनूर स्टेट भी इसको कह देते हैं।
एंड देन सोया स्टेट, सोया स्टेट में देखो लगे हैं 4-4 स्टार। इसको अभी मत याद करना, पहले था ये सोया स्टेट, अभी तक तो था ही, मतलब 8-10 सालों से तो मैं देख ही रहा हूँ सोया स्टेट था। तो सोया स्टेट था, लेकिन अभी के हाल ही के जो कृषि के आंकड़े हैं उसके हिसाब से सोयाबीन में प्रथम स्थान पर है आपका महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है आपका मध्य प्रदेश। कभी तो ऐसा था कि 60% सोयाबीन हमारे प्रदेश में होता था, लेकिन अभी हम दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो सोया स्टेट का जो दर्जा है एक प्रकार से छिन गया है। जैसे बीच में टाइगर स्टेट का दर्जा जो था हमसे छिन गया था, कर्नाटक ने ले लिया था, हमने वापस से 2018 में क्या है उसको प्राप्त किया, 2022 में भी हमने उसको प्राप्त किया। उसी तरह से सोया स्टेट को भी देखो आगे, मामा तो अब नहीं रहे है ना, मोहन यादव जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो क्या प्रयास करते हैं कृषि के लिए, तो शायद हम फिर से वापस आगे आए, सोया स्टेट कहलाएं। अभी के लिए महाराष्ट्र सोया स्टेट। चलिए, तो ये कुछ बातें थी उपनाम की, बढ़ते हैं और आगे। शायद आप बोर हो रहे हो है ना, तो बहुत जरूरी है बोर होना जीवन में, कुछ ज्ञान की बातें भी ले लीजिए। बोर होना अति आवश्यक है। वर्तमान पीढ़ी क्या है, बोर ही नहीं होना चाहती है, और जब बोर नहीं होती है तो बस जो देखती है वही उसके दिमाग में चलता है और वही वैसे ही कृत्य या व्यवहार उसके होते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या भी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप फोन से दूर रहा कीजिए, जितना काम है उतना ही कीजिए, फोन या लैपटॉप का काम, बाकी दूर कर दीजिए। बोर हो जाइए तो हो जाइए, कोई परेशानी नहीं। जब बोर होते हैं हम तो हम खुद सोचते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, और कुछ काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ी देर भी खाली नहीं रहेगी, फोन ऊपर नीचे, कुछ सोच ही नहीं पाते दूसरी बातों को हम सिर्फ, है ना। तो एक समस्या वाली बात है, इसको गंभीरता से लीजिएगा आप लोग। और मैं जोकर नहीं हूं, पहली बात, मुझसे नाच गा के पढ़ाना नहीं आता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, वर्तमान में भी, अभी जो शुरू किया है काम फिर से कह रहा हूं। तो नाच गा के पढ़ाना नहीं आता है। आपको यदि पसंद हो तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। यदि आपको पढ़ना है, वास्तव में तैयारी करना है, तो फिर मेरी क्लास में आपका स्वागत है। कमेंट आप कीजिएगा, स्वागत है। जो भी डाउट्स होंगे, किसी तथ्य में है या किसी भी प्रकार का आपका मार्गदर्शन करना हो तो आप बताइएगा, मैं आपका जरूर मार्गदर्शन करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो राजधानियों की ये सामान्य बातें हैं, ये और किसी टॉपिक में तो शामिल नहीं होने से होने वाली हैं, इसलिए हम यहीं पर जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं सब देख लेते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट, तो ये राजधानियों के जो राजधानी है, कई सारी शहरों को हम क्या कहते हैं, कुछ राजधानियों के नाम से पुकारते हैं। तो वो राजधानी और शहर का नाम आपको याद रखना है। प्रशासनिक राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी आपको, प्रशासन आप समझते हैं कहां से काम कर रहा है, भोपाल से, है ना। तो ये प्रशासनिक राजधानी है, मतलब मेन यही है। देन ज्यादातर जो वाणिज्य व्यापार है हमारा वो इंदौर में केंद्रित है, मतलब व्यवसाय के लिए क्या, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, इंदौर। यहाँ का जो बजट है या कि यहाँ का जो आय है कुल मिलाकर आप कह दीजिए वो अधिक है, इसलिए हम इसको वाणिज्यिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी या के आर्थिक राजधानी कहते हैं, किसको, इंदौर को। देन बात करें खेल राजधानी, तो बहुत पहले आपके यशवंतराव होलकर के काल में यहाँ पर क्रिकेट क्लब वगैरह बन गए और बहुत सारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, और आगे भी चलकर बहुत सारे जो फेडरेशंस हैं या कि संस्थाएं हैं वो इंदौर में स्थापित हुई। हालांकि अब वर्तमान में 2007 में सारी की सारी चीजें क्या कर दी गई, भोपाल में भर दी गई, लेकिन फिर भी पर्याप्त है खेल के लिए। बहुत अच्छा यहाँ पर क्या है, आपका माहौल है। आप किसी भी खेल से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्लब मिल जाएंगे, आपको ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी, तो आपके लिए इस कारण से, मतलब खेल के दृष्टिकोण से काफी अग्रणी है। इस कारण से इंदौर को हम खेल राजधानी भी क्या कहते हैं, अपन कहते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये अब नहीं है, ये अंग्रेजों के काल की बात है, पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है इसलिए इसको भी शामिल कर दिया है। पहले जब अंग्रेज थे, शासन करते थे, तो वो लोग, उनको गर्मी बहुत लगती थी। ब्रिटेन में मतलब समझ लो कि 25 से 30 डिग्री तापमान गया तो छटपटा जाते थे, है ना। और यहाँ का तापमान आप जानते हैं 25 का दुगना जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वो लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाते थे, अपना सारा प्रशासनिक जो बोझ था वो सब लेकर, कागज पत्थर वो सब कहाँ चले जाते थे, ऊंचे स्थानों पर। देश में ऐसा स्थान शिमला था, तो शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी देश की है। वैसे ही पचमढ़ी आपका सबसे ऊंचा स्थान था आपके एमपी में, तो उन्होंने क्या किया, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो किसको बना ली, पचमढ़ी को। ग्रीष्मकाल में ही बहुत अधिक तापमान होता है, ठंड में तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, वो सह लेते हैं, उनका गर्मी और यहाँ का ठंडी उनके लिए बराबर है ना। बरसात में भी तापमान कम ही रहता है, बस गर्मी नहीं सह पाते थे बेचारे। पर्यटन राजधानी पचमढ़ी ही है, यह याद रखिएगा। बहुत ज्यादा पर्यटक यहाँ जाते हैं, मतलब कई सारे स्थान है, स्थानों की वैरायटी है, और प्राकृतिक स्थल है, धार्मिक स्थल भी है, तो इस कारण से इसको पर्यटन राजधानी कहते हैं। न्यायिक राजधानी, जहां पर आपका हाई कोर्ट का मुख्यालय स्थित है, वो जबलपुर है, तो इसको न्यायिक राजधानी कह देते हैं अपन। संगीत राजधानी आपके मैहर को कहते हैं,
संगीत राजधानी, अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, पढ़ेंगे उनको, उनके कारण इसको संगीत राजधानी कहते हैं। कोयला राजधानी, कोयला सबसे अधिक या कि सबसे मोटी जो परतें हैं, तहें आप कहिए, कोयले की तहें होती हैं, है ना। शायद रानीगंज आपने मूवी देखी हो, एक अभी हाल ही में आई थी, एक घटना पर बेस्ड थी, तो उससे आपको काफी कुछ कोयला उत्खनन वगैरह के बारे में पता चला हो। तो कोयले की तहें होती हैं, जो कि सबसे मोटी तह कहाँ पाई गई है, सिंगरौली में, इस कारण से इसको हम कोयला राजधानी भी। और यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, उसके अलावा विंध्याचल पावर प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट है, ना केवल प्रदेश के बल्कि देश में भी सबसे बड़ों में शामिल किए जाते हैं, टॉप 4 में है ऐसा कह दीजिए। तो इस कारण से सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। कोयले से बनता क्या है भाई, ऊर्जा बनती है, विद्युत बनती है, इसलिए ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। संस्कार धानी या संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं, यह याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज शामिल नहीं है प्यारे बच्चों, आप शामिल कर लेना, संस्कृति राजधानी। एक बार किसी एग्जाम में, शायद ईएसबी में पूछा गया था, संस्कृति राजधानी किसे कहते हैं। तो संस्कृति राजधानी उज्जैन को याद रखना आप, इसमें शामिल नहीं है, ये तथ्य एक्स्ट्रा है, नोट कर लेना। देन बात करें मैग्नीज राजधानी, तांबा राजधानी, तो अब किसी को भी ऐसा कह सकते हैं अपन, जहां पर जिस चीज का संकेंद्रण ज्यादा होगा या कि उत्पादन ज्यादा होगा उसकी राजधानी कह देते हैं। मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक बालाघाट की भरवेली में है, पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण खदान है वो, तो उसको मैग्नीज राजधानी कह देते हैं। मलाज खंड को, आपके वहीं पर बालाघाट में ही है वो, मलाज खंड को आप तांबा राजधानी के नाम से आते हैं। ऐसा क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खुद पूछ रखा है ना। तो वो बातें आप एक्स्ट्रा हैं, शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ वहां पर भी शामिल करता हूँ। कुछ अन्य बातें करें तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ, यह याद रखना है। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को ही, क्योंकि इस तारीख को स्थापना हुई थी। अंतिम पुनर्गठन, है ना, देखो एक तो बड़ा भयंकर डाउट वाला है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गठन करते हैं याद वो 1 नवंबर 1956 को और पुनर्गठन याद करते हैं 1 नवंबर 2000 को। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, गठन और पुनर्गठन अलग अलग शब्द नहीं है। आपको पुनर्गठन पूछा जाए कभी कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ और आपके विकल्प में 1 नवंबर 1956 है, तो आप उसको ही लगाना, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर वो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, है ना, तो वो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। पहले मध्य प्रदेश कौन था, सीपी एवं बरार कहलाता था और उसकी राजधानी नागपुर थी, तो वो भी पुनर्गठन ही था, ये ध्यान रखना। अंतिम पुनर्गठन या दोबारा कब पुनर्गठित किया गया ऐसा कुछ प्रश्न आए तो फिर आप 1 नवंबर 2000 को सोच सकते हैं, पर यदि 1 नवंबर 2000 रहे, सिंपल पूछा जाए कि पुनर्गठन कब हुआ, तो आप 1956 याद रखना, 1 नवंबर 1956। क्लियर, इस बात को खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा। ज्यामितीय आकृति कैसी है, मतलब ज्योमेट्रिकल आपकी शेप कैसी है, तो आयताकार है हमारा मध्य प्रदेश। निकटतम समुद्र तट से दूरी, कि सबसे नजदीकी समुद्र तट कितना दूर है हमसे, तो 200 किलोमीटर है, और कौन सा है, तो मुंबई वाला है, इसी कारण से ये सबसे नजदीकी बंदरगाह भी लिखा हुआ है मुंबई। प्राचीनतम भूखंड, प्राचीनतम कौन सा भूखंड, तो आपकी जो पृथ्वी थी पहले कैसी थी, एक ही भूखंड के रूप में जुड़ी थी, देन बाद में क्या हुआ, उसमें विभाजन हो गया, है ना। ऊपरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और इसी गोंडवाना लैंड के भाग जो थे वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब टूटे। तो ये जो भारत था हमारा उत्तर की ओर बाद में खिसका, तो वो वास्तव में मूल रूप से कहां था, गोंडवाना लैंड का भाग है ना। तो ये यहां बताया जा रहा है कि प्राचीनतम भूखंड का भाग, किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा भारत, यह याद रखना है आपको। ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में आप समझेंगे, ये तो मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया जब आप पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पूर्वी और पश्चिमी सीमा में समयांतर कितना है, तो मान लो कि ये मध्य प्रदेश है, अब ये भी आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, वहीं समझना है, बहुत लेंदी हो जाएगी क्लास हमारी, फिर समझाऊंगा। तो यहां से लेकर यहां तक, है ना, कई सारी डिग्रियां हैं, जैसे 74 डिग्री, 75 डिग्री, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82 ऐसी रेखाएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक रेखाएं हैं आपकी, कितनी रेखाएं हैं, 8। तो आपकी जो 8 रेखाएं हैं ये 1 डिग्री के अंतराल पर कितना समय अंतराल आ जाता है ऐसा आप समझें, तो गुणा भाग करके आप निकालते हैं जब, तो 4 मिनट का अंतर आता है, कि मतलब हमको 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में कितना समय लगता है, या सूर्य को या पृथ्वी को मूव करने में कितना टाइम लगता है, तो आप याद रखिएगा 4 मिनट।
तो अब जितने भी डिग्री का अंतराल पूछा जाए कभी आपसे, वो याद रखना कि जैसे यहाँ पर 8 डिग्री का अंतराल है तो 8 गुणे 4 कर देना, 8 चौक 32 है ना। यहाँ लिखा है 34 मिनट, तो जो बीच में आपके मिनट्स वाले आंकड़े थे उनको भी ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो 2 मिनट और आपका आ जाएगा। और इस तरह से 34 मिनट का अंतराल है, मतलब यहाँ पर 34 मिनट पूर्व सूर्य उग जाएगा एंड यहाँ पर 34 मिनट पश्चात सूर्य उगेगा। आधे घंटे का लगभग अंतराल है समय का आपकी। क्लियर, वास्तव में देखा जाए तो, है ना। कैसा देखा जाए तो वास्तव में देखा जाए तो, पर ऐसा कोई है नहीं अंतराल। आपके घड़ी में कोई अंतर नहीं है कि सिंगरौली में अलग बजा है और यहां पर अलग बजा है। जो 82 डिग्री रेखा है, 82.5 डिग्री, उसके हिसाब से पूरे भारत में ही जितना बजा होगा ना वो पूरा बजा रहेगा, चाहे 1 घंटे का अंतराल हो चाहे 2 घंटे का। जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतराल आता है, लेकिन फिर भी समय एक ही रहेगा। जैसे अभी कितना बजा है, अभी लगभग 9:15 हो रहे हैं, तो 9:15 वहां भी अरुणाचल प्रदेश में भी और गुजरात में भी बजा होगा। क्लियर, चलो तो राजधानी से दूरस्थतम जिला, राजधानी से दूरस्थतम जिला कौन सा है? सिंगरौली है। भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला सिंगरौली है। निकटतम देश हमारा कौन सा है? तो नेपाल है। इसके अलावा निकटतम द्वीपीय देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। और निकटतम सागर कौन सा है? तो अरब सागर। इससे आपको पता ही चल गया होगा। तो ये कुछ अन्य आंकड़े थे जिनको आपको देखना चाहिए था। एक सामान्य परिचय के दृष्टिकोण से ये बात आपको देखना ही चाहिए। क्लियर, बढ़े आगे। एक बात और शेष है, बस लगभग अंत ही है क्लास का। 2 स्लाइड से, है ना, 2 स्लाइड देखो, अविभाजित मध्य प्रदेश 95% संभावना है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। व्यापम एक एग्जाम लेता है, मतलब व्यापम जिसका नाम पहले पीई भी हुआ, फिर बाद में ईएसबी हुआ, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, तो कर्मचारी चयन मंडल, तो वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। एमपीपीएससी भी कुछ ऐसा नहीं है कि महान है, वो भी बहुत निचले स्तर पर चला जाता है। कुछ क्वेश्चन तो इतने स्तर पर चले ही जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सरल सरल सब कॉमन क्वेश्चन नहीं दे सकते, कुछ तो पटांग देना पड़ेगा। तो देखो, कभी ऐसा भी आ जाए तो आप ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का पहले क्षेत्रफल कितना था? 4,83,846 वर्ग किलोमीटर। मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब की बात है। अभी कितना है रिकॉल कर लो, 308, 252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 446 वर्ग किलोमीटर पहले था। अभी जो हमारी जो पूर्व से पश्चिम की, सॉरी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 605 किलोमीटर है, वो पहले कितनी थी? 996 किलोमीटर जब छत्तीसगढ़ साथ था। 1127 किलोमीटर जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, अभी जो कि 870 है ना, तो ये भी याद रख सकते हैं 1127। जो आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अभी हमने अलग पढ़ा है, ये कहां से शुरू होता था? अक्षांशीय विस्तार है ये, तो 17 डिग्री 46 मिनट, मतलब काफी नीचे से शुरू हो जाता था। अभी हमारा एमपी कहां से शुरू हो रहा है? 21 डिग्री से, है ना। और ये कहां शुरू? 17, मतलब छत्तीसगढ़ वाला जो किनारे सुकमा बस्तर वाला इलाका था, वो पहले ही शुरू हो जाता था, राइट। तो ये 17 डिग्री 46 मिनट से शुरू हुआ, 26 डिग्री 30 मिनट तक आपका जो उत्तरी विस्तार था वो सेम है। ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं हुए, दक्षिण में ही छत्तीसगढ़ किनारे हो गए। पश्चिम में सेम रहेगा, 74 डिग्री 9 मिनट। पूर्व में छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो वो थोड़ा ज्यादा विस्तार ले लेगा, तो 84 डिग्री 51 मिनट जो है तो पूर्वी देशांतर था। तो इस तरह से आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है पुराना है, ये आपको नया ही याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, बस एक नजर देख कर रखना। क्लियर, आगे बढ़े तो कुछ पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं में भी चेंजेस होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? पूर्वी बिंदु सिंगरौली, लेकिन पहले क्या था? छत्तीसगढ़ जब साथ था तो जसपुर था। पश्चिमी बिंदु पहले झाबुआ हुआ करता था, अभी क्या है? सॉरी ये अलीराजपुर लिखा, ये अभी है, पहले क्या होता था? झाबुआ। झाबुआ से अलीराजपुर तब अलग नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ये तो अभी अलग हुआ है। क्लियर, तो आपको झाबुआ ही याद रखना है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो मुरैना ही था, दक्षिणी बिंदु चेंज होकर सुकमा जिला हो जाएगा, राइट। अभी दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, तब कौन सा था? सुकमा। आगे बात करें, मध्य प्रदेश में पहले कितने थे? 12 संभाग थे और 61 जिले थे। इसमें से 3 संभाग छत्तीसगढ़ लेकर अलग हो गया, हमारे यहां बचे थे 9, बाद में एक शहडोल संभाग बचा और वर्तमान में 10 संभाग है। 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ क्या हो गया? लेकर अलग हो गया, तो हमारे यहां बचे थे 45 जिले। बाद में ये जो जिले हैं वो बढ़कर कितने हो चुके हैं? अब 55 हो चुके हैं।
क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, जो कि अभी 5 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से राज्य थे वो? तो राजस्थान तो ठीक ही है, उत्तर प्रदेश भी ठीक ही है, गुजरात भी ठीक ही है और महाराष्ट्र भी ठीक ही है। जो छत्तीसगढ़ था वो तो हमारा ही हिस्सा था। तो अब छत्तीसगढ़ की जिन जिन राज्यों से सीमाएं लगती थी वो भी तब 2000 में, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। तो एक तो बिहार याद रखना, बिहार से झारखंड अलग हुआ है। अब बिहार की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, झारखंड की लगती है। क्लियर। तो याद रखना कि बिहार से लगती थी, देन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में भी अब तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं, हमको पुराना नाम याद करना है, अभी का नहीं। क्लियर। अब तो छत्तीसगढ़ का अपना पढ़ेंगे, वो हम पुराना मध्य प्रदेश देख रहे हैं तो पुराने राज्यों के नाम ही यहां पर लिखेंगे। आज हमारे मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश हैं, है ना, अलग अलग हैं। जैसे कि मालवा का पठार सुना होगा, मध्य भारत का पठार है, नर्मदा घाटी है, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पठार, विंध्यन घाटी है, विंध्यन कगार ऐसा कह दीजिए, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा घाटी, ये सारी चीजें हैं। तो वो 7 थे और यहां पर पहले क्या थे? 9 थे। छत्तीसगढ़ में जो है तो उस टाइम पर 2 थे, 7 तो अभी जो हमारे एमपी में है वो है ही। क्लियर। तो इस तरह से ये कुछ अविभाजित मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, इसका ख्याल रखना है आपको। और अंत में जाते जाते आपके लिए होमवर्क देकर जा रहा हूं, आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? ये मैप है, इसको देखना है, समझना है और जिले याद करना है। क्या करना है? जिले। शुरुआत हम कर रहे हैं तो सबसे बहुत सारे बच्चों को जिले ही नहीं याद रहते, उनको जिले नहीं पता होते कौन सा जिला कहां पर है ना। तो बहुत जो नए विद्यार्थी हैं, मैं तो बिल्कुल निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक की बात बताऊंगा कि कोई बिल्कुल शुरू कर रहा है तो उसको भी हर बात समझ में आएगी, और कोई बड़ा विद्वान बना होगा यदि एमपीजीके का तो वो भी आ जाए। कमेंट कर लो, जो डेटा है आप मिला लीजिए, बता दीजिए। राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे स्तर से बड़े स्तर तक आइए, पढ़िए। ऐसा पढ़ाई का माध्यम सबसे बढ़िया होता है कि जो सबसे सस्ते बच्चे हैं सबसे कमजोर स्तर के बच्चे हैं, उनको भी ज्ञान हो जाए, और जिनको ज्ञान है तो उनको भी क्लास क्या है, बोरिंग ना लगे कि ये तो सब कॉमन बातें हैं, ऐसा भी ना रहे, है ना। तो अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा, ये ध्यान रखिए। तो ये आपके लिए क्या है? ये जिले हैं। 10 संभाग हैं, संख्याएं मैं बता देता हूं, 10 संभाग हैं, है ना। उन 10 संभागों में कुछ कुछ में जिले हैं, जिले परिवर्तित हो चुके हैं। जैसे कि जबलपुर में कितने जिले लगते थे? पहले 8 जिले होते थे, अब 1 जिला बढ़ गया है, ये आपका पांढुर्ना इससे जुड़ गया, तो अब 9 जिले हो जाएंगे। जबलपुर संभाग में कितने जिले हो जाएंगे? 9। तो ये मैप भी है, और नए जिलों का कोई आपको सीमाएं नहीं मिलेगी, आपको खुद से ये बात याद रखना है। यहां भी रीवा में चेंजेस हो जाएंगे, रीवा में 2 जिले एक्स्ट्रा हो गए, पहले 4 जिले आते थे रीवा संभाग में, अभी कितने हो जाएंगे? एक मैहर जुड़ गया और एक मऊगंज, तो 6 जिले आते हैं रीवा संभाग में। इन बातों को जोड़कर आपको क्या करना है? संभाग याद करना है। 10 संभाग, उनके नाम और किस संभाग में कौन सा जिला शामिल होता है, यह याद करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से कंठस्थ करना है। ब्लैंक मैप ले लीजिएगा, है ना। पहले तो जिले ही याद कीजिए, आपकी 55 के 55 जिले हमको याद हो जाएं, एंड देन आपको फिर संभाग, किस संभाग में कौन सा जिला आता है, आप ऐसा 10 बार कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं कभी भी किसी भी जिले की बात करूंगा ना तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि वो पूर्व में है, वो पश्चिम में है, ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है। इससे समझना आसान हो जाता है। ज्योग्राफी में मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज की लोकेशन ज्ञात हो। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये एक सामान्य परिचय की क्लास थी जिसमें आपको एक बेसिक बात बताई गई एमपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब आगे क्या पढ़ेंगे? तो आगे हम प्रॉपर टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो आपको अब ज्ञात होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपका, मैं बता भी देता हूं आपको, हम पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना कि मध्य प्रदेश में कैसी चट्टानें कहां पर पाई जा रही हैं। भारतीय दृष्टिकोण से कनेक्ट करके मैं आपको सिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। मेहनत करते हैं, है ना। आवाज बैठ गई आपकी बोलते बोलते। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।